डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज हम ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने टेबल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ज़रूर पढ़ा होगा। और ये जो मेथड है जिसे ABCD मेथड कहा जाता है, ये एक बहुत ही इफ़िशिएंट मेथड है, बहुत ही आसान ईजी टू फॉलो मेथड है जिसके ज़रिए से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है कि हम इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट्स, यूज़ कोएफिशिएंट्स ABC। हम कोएफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे ABC जिस तरह हम इक्वेशंस में लिखते हैं, जैसे 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस 1 mole ऑफ वाटर। तो इसी तरह से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ABC एज ए कोएफिशिएंट। दूसरा पॉइंट है फॉर ईच एलिमेंट राइट द इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद हम इस तरह करेंगे, हर एलिमेंट के लिए जो इक्वेशन में मौजूद है उसके जो कोएफिशिएंट हैं उनके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। अब ये चीज़ जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ आएगी और ये बहुत आसान है। जो तीसरा पॉइंट है वो है फाइंड द कोएफिशिएंट दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड सपोज दैट कोएफिशिएंट टू बी 1। अब ये वाला पॉइंट ये है कि हमने वो कोएफिशिएंट ढूंढना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन में आया है और हम उसको सपोज करेंगे कि वो 1 के बराबर है। इसको भी आप जैसे जैसे हम आगे इक्वेशन बैलेंस करेंगे आप समझ जाएंगे। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है सॉल्व द कोएफिशिएंट्स। हम जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जो इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और आखिर में हम रिमूव द फ्रैक्शंस फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी उसमें से हमने फ्रैक्शंस को हटाना है, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप अपने जहन में रखने हैं, आगे हम इन सब को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है जिससे हम स्टार्ट लेंगे और इसको हम बैलेंस करेंगे। हम देख सकते हैं इसमें अमोनिया का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट में बनता है NO और वाटर। हमने इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पहला पॉइंट है वो ये कि हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये आगे इक्वेशन, ये आगे कोएफिशिएंट A, ये B, ये C और ये D। अगर आगे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके लिए हम E, F, G, H एटसेट्रा लिख लेते हैं। ये था पहला पॉइंट कि हमने कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। उसके बाद हम आते हैं जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा था, हम अपने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। हमारा पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। और इन कोएफिशिएंट्स को हमने बैलेंस करना है, बराबर करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स जो हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो राइट साइड वालों के बराबर होते हैं। तो यही कुछ हमने कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देखें तो जो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट है वो है A और नाइट्रोजन जस्ट 1 है। और अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो वहां पर जो नाइट्रोजन है उसका कोएफिशिएंट C है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू C। ये आ गया नाइट्रोजन के लिए। अब हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 एटम्स मौजूद हैं और इस साइड पे आप देखें तो इसके 2 एटम्स मौजूद हैं। इस साइड पे हाइड्रोजन का जो कोएफिशिएंट है वो A है और राइट साइड पे जो इसका कोएफिशिएंट है वो है D। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 टाइम्स A। हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 3 टाइम्स A इज इक्वल टू, इस साइड पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स D। तो यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लिख लेंगे 3 टाइम A इज इक्वल टू 2 टाइम D। तो हम इस तरह लिख लेंगे 3 टाइम A इज इक्वल टू 2 टाइम D। अब उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट यहाँ पर B है और इधर ऑक्सीजन के 2 कोएफिशिएंट है। तो हम इसको लिखेंगे B, लेकिन साथ 2 मौजूद है तो हम लिखेंगे 2B इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देखें एक ऑक्सीजन है और उसका कोएफिशिएंट C है तो हम लिखेंगे C प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट D है तो हम लिख लेंगे D। तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने वो पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर इनिशियली लिखे थे वो आपने अपने पास नोट किए हैं तो उसमें जो अगला पॉइंट था वो ये था कि हमने वो वाला कोएफिशिएंट ढूंढना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इन इक्वेशंस में मौजूद हो। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं A को।
आप देखें तो ए जो है वो आया है कितनी दफा, 1 2, सिर्फ 2 दफा आया है। बी को हम देख लेते हैं, आप देखें बी एक दफा यहां पर आया है और कहीं भी नहीं आया, तो बी जो है सिर्फ एक दफा आया है। अब हम सी को देखते हैं, सी को आप देखें, सी एक दफा यहां पर आया है और दूसरी दफा यहां पर आया है, तो सी यहां पर 2 दफा हमें मिलता है। अब हम आते हैं डी की तरफ, डी को आप देखें तो एक दफा डी यहां पर आया है और दूसरी दफा यहां पर आया है, तो डी बी जो है वो 2 दफा इन इक्वेशंस में वकू पजीर हुआ है। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये था कि हमने वो कोएफिशिएंट ढूंढना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इक्वेशन में अकर करे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी क्लियर विनर नहीं है, ए भी 2 दफा आया है, सी भी 2 दफा आया है, डी भी 2 दफा आया है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं ए को, तो हम लेंगे ए को और इसको सपोज करेंगे कि ये 1 के बराबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1। अगर ए 1 के बराबर होगा, देयरफॉर यहां आप देख सकते हैं अगर ए 1 के बराबर होगा तो सी भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो सी इज आल्सो इक्वल टू 1। अब इन दोनों की बुनियाद के ऊपर जो कोएफिशिएंट की बाकी इक्वेशंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, 3a इज इक्वल टू 2d, तो मैं लिख लूंगा 3a इज इक्वल टू 2d। अब a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1 के बराबर है, तो हम यहां पर पुट करेंगे 1, तो 3 ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2d, तो यहां पर हमारे पास d आ जाएगा 3/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो हमें d की वैल्यू यहां पर मिल गई। इसी तरह से हमने अब मालूम करनी है वैल्यू b की, तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन जो लास्ट वन है उसको लेंगे, तो ये है 2b इज इक्वल टू c प्लस d। अब हमारे पास c की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो हम c और d की वैल्यू उठा के यहां पर रख लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 2b इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2। अब ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बराबर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 2b है तो b की वैल्यू जाहिर है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4। तो अब हमने जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमारे पास आ गई d की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, इसको हम उठा के हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। तो चलें अब हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब मैं यहां पर a की जगह पे क्या लिखूंगा, जो a की वैल्यू है और वो है 1, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी NH3 प्लस आगे जो b की वैल्यू है वो हमने देखनी है और b की वैल्यू है 5/4, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4 और आगे आ जाएगा ऑक्सीजन। इसी तरह से आगे c की वैल्यू हम देखते हैं, तो c की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, तो हम यहां पर सीधा सीधा लिख लेंगे NO। और आगे जो है वो d की वैल्यू, तो d की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो हम लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास आ जाएगा H2O। अब हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि हमारी इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप अगर वो से देखें तो यहां पर तो फ्रैक्शंस मौजूद हैं, लिहाजा हमने फ्रैक्शंस को यहां से रिमूव करना है। तो आप अगर वो से देखें तो यहां पर 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये जो फ्रैक्शंस हैं इक्वेशन में वो खत्म हो सकते हैं, तो हम इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन यहां पर बन जाएगी 4NH3 प्लस 4, यहां 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5O2। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहां पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5NO प्लस यहां पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6H2O। अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो सही तौर पर बैलेंस हुई है या नहीं हुई। यहां पर इस साइड पे आप हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड पे बनते हैं 4 3s are 12, और इस साइड पे अगर आप हाइड्रोजन देखें तो ये हमारे पास देख सकते हैं 6 2s are 12। तो नाइट्रोजन अगर आप इस साइड पे देखें तो नाइट्रोजन की
जो एटमों की तादाद है वो है 4 और इस साइड पे अगर आप नाइट्रोजन देखें तो यहाँ इस साइड पे भी 4 है। अब रह गए हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस साइड पे आप देख सकते हैं 5 2 10 और इस साइड पे अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन ये बन जाते हैं और 4 ये, तो यहाँ इस साइड पे भी 10 ऑक्सीजन हमारे पास आ जाते हैं। तो दोनों साइडों पे आप चेक कर सकते हैं हमारी इक्वेशन मुकम्मल तौर पर बैलेंस हो चुकी है। तो इस मेथड को हम कहते हैं ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। चलिए एक इक्वेशन और सॉल्व करते हैं, फिर आपके लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब हम एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। अब अगले महीने में हम हर एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। पहले है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है क्लोरीन। तो नाइट्रोजन का जो कोएफिशिएंट है वो है A, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू, अब इस साइड पे हमने इसके इक्वेट करना है, तो इस साइड पे नाइट्रोजन को आप देखें यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2C। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स C प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है उसका एटम एक ही है, तो हम लिख लेंगे D। अब उसके बाद हाइड्रोजन को देख लेते हैं। इस साइड पे हाइड्रोजन जो है उसको 3 एटम्स मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स A इज इक्वल टू, इस साइड पे आप देखें तो 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स D। अब उसके बाद क्लोरीन को देख लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास 2 क्लोरीन मौजूद हैं और इस साइड पे एक ही एटम मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स B इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास कोएफिशिएंट D है, तो हम सिर्फ लिखेंगे D। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा कोएफिशिएंट यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले देखते हैं A को। तो आप गौर से देखें तो A यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 2 दफा आया है। B को देखें तो B हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और बाकी कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ये सिर्फ एक टाइम आया है। C को देख लेते हैं, C भी एक ही दफा आया है, तो हम इसको लिखेंगे ये 1 टाइम। अब D को देखते हैं, तो D यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, तो ये 3 टाइम आया है, तो हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर विनर मौजूद है और वो है D। जैसे कि हम जानते हैं हमने उस कोएफिशिएंट को सपोज करना है 1 के इक्वल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमें मिले इक्वेशन में। तो ये आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मिला है, तो हम इसको लेट D इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसकी बुनियाद के ऊपर बाकी जो इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब अगर D जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो इक्वेशन है 3A इज इक्वल टू 4D। तो D अगर 1 के बराबर हो तो इक्वेशन जाएगी 3A इज इक्वल टू 4 और A जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमें A की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन को देखें 2B इज इक्वल टू D, 2B इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1 के इक्वल होती है, तो ये बन जाएगा 2B इज इक्वल टू 1। तो B जो है वो बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास रह गया C। तो C जो है वो पहली इक्वेशन में मौजूद है, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 2C प्लस D। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद C प्लस D की वैल्यू भी हम ऑलरेडी जानते हैं जो कि 1 की इक्वल होती है, तो ये आ गया 1 को हम इस साइड पे ले आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2C। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2C। तो C जो है C की वैल्यू 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में, तो C की वैल्यू बन जाएगी 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू C। तो इस तरह से हमने जो कोएफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। ये आ गई हमारे पास D की, ये हमारे पास आ गई A की वैल्यू, ये है B की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई C की वैल्यू। अब हम इनको उठा के अपनी इक्वेशंस में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ANH3, A की वैल्यू हम जानते हैं 4/3 है, तो हम लिखेंगे 4/3 NH3 प्लस B की वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 CH2
अब C की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है और वो है 1/6, तो ये बन जाएगा 1/6 N2 प्लस D की वैल्यू हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं 1 के इक्वल, तो ये बन जाएगा NH4Cl। अगर आप वो उसे देखें तो हम अगर 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। अब 3 को 6 के डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8NH3 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 3Cl2 और यहाँ पर 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी N2 और प्लस 6 जब यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा 6NH4Cl। तो चलिए अब हम हर एटम को देखते हैं कि वो बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। चलिए नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के एटम इस साइड पे हैं 8, इस साइड पे अगर हम देखें 2 ये हैं और 6 ये, तो यहाँ पर भी 8 है। उसके बाद हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 8 और 3, 8 3s are 24, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 24 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई विथ 4, तो यहाँ पर भी 24 बन जाते हैं। उसके बाद क्लोरीन रह गया, तो क्लोरीन इस साइड पे आप देखें 3 2s are 6, तो क्लोरीन इस साइड पे है 6 और इस साइड पे अगर आप देखें तो क्लोरीन इस साइड पे भी 6 है। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद है तो आपने देखा होगा, बहुत ही आसान मेथड है, बड़े आसानी के साथ हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपने ऊपर कहीं कोई मिस्टेक ना की हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन देने जा रहा हूँ, आपने उसको सॉल्व करके मुख्तलिफ जो एटम्स की तादाद आपके पास आती है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अब ये वाली इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि सल्फर के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कितने एटम्स बनते हैं इस इक्वेशन के अंदर। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।